एफआई की अगर आप कैश मार्केट में सिचुएशन देखेंगे तो मनी फ्लो आएगा इमर्जिंग मार्केट में, इंडिया में भी शेयर आएगा कि ट्रम्प फेड के ऊपर लीगल केस करने जा रहा है। अब हम इंडिया के इंटरनल रेट कट्स की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनानी है तो कोई ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप में पैसा लगाना, तभी अपॉर्चुनिटी बनती है उस स्टॉक में घुसने की। क्यों? थोड़ा संभल कर इस स्टॉक में हमें रहना है। सर, कल के वीडियो में आपने बाउंस की पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी, तो क्या इसको हम टेक्निकल बाउंस की तरह देखें या इसका कोई फंडामेंटल रीजंस भी है? हाँ, आज बाउंस तो हमें अच्छा खासा देखने को मिला, तो इसके पीछे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं। फंडामेंटल्स मैं क्या कहूँ, कुछ न्यूज़ फैक्टर्स हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं? तो पहला तो हम जानते हैं कि कल के दिन यूएस मार्केट्स में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 500 पॉइंट्स अप रहा। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा जितना लोग बुरा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर आया, मार्जिनली बेटर। तो एक्सपेक्टेशंस थी 2.8% का इन्फ्लेशन आने का और 2.7% आया। और हम जानते हैं कि जब भी मार्केट में एक्सट्रीम बेरिशनेस होती है, छोटा से छोटा भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो वो मार्केट के लिए एज अ बूस्टर काम करता है। अब इसके अलावा देखिए क्या फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सीपीआई का डेटा 8 ईयर लो पर आया है। मुझे पता नहीं डेटा कैसे गैदर होता है, पर जो भी है 8 ईयर लो पर आया है। तो यहाँ पर भी होप अब जाग रही है लोगों की, शायद रेट कट हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स लगे थे वो 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन हो गए। हम जानते हैं कि चाइना से पूरी दुनिया डील करती है, पूरी दुनिया के मार्केट्स और इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है जो चाइना में होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और इसके अलावा क्या है कि 15 अगस्त को ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग है, तो वो भी मार्केट को होप दे रहा है कि शायद वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट हो जाए और हम जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं वो खरीदते रहें। तो इन सब फैक्टर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो आज जब मैं डेटा देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मुझे ऐसा नहीं दिखा कि कोई बहुत बड़ा इसकी वजह से बाइंग आई है। बात सही है कि मार्केट्स ग्रीन में रहे, थ्रू आउट द डे ग्रीन में रहे, डिप भी आया, डिप को बाय भी किया गया, ज़्यादातर सेक्टर्स ग्रीन में ही रहे, लेकिन ओवरऑल उस तरीके की बाइंग हमें मार्केट में नहीं दिख रही है। तो अभी भी मैं इसे टेक्निकल बाउंस ही मानूंगा, जो कि शायद ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। सर, एक बात बताइए कि अगर यूएस मार्केट में रेट कट होती है तो हमारे मार्केट के लिए ये कितना पॉजिटिव होगा? देखिए, लॉजिक तो ये बोलता है कि रेट कट होगा तो मनी फ्लो आएगा इमर्जिंग मार्केट में, इंडिया में भी शेयर आएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला कि क्या वहाँ पे रेट कट होगा। ओके, देखिए बहुत मार्जिनल हमें इन्फ्लेशन के फिगर्स में गेन दिखा है, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे 0.1% का। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अर्थ शैटरिंग हो गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रम्प और फेड चेयरमैन में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ट्रम्प तो प्रेशराइज कर रहे हैं लगातार उसको स्टूपिड इडियट पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। तो अब इन्फ्लेशन का डेटा मार्जिनली बेटर आया है। क्या सिचुएशन इसकी वजह से चेंज होगी, उसके चांसेस कम है, क्योंकि कई जो एनालिस्ट लोगों ने ये कहा है कि टैरिफ से इन्फ्लेशन की सिचुएशन खराब ही होगी और टैरिफ्स अब लगने शुरू हुए हैं। तो एक तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब अगर होगा तो कैसे होगा, तो वो शेयर ब्लैकमेलिंग या प्रेशर टैक्टिक्स से हो सकता है। अभी खबर आई कि ट्रम्प फेड के ऊपर लीगल केस करने जा रहे हैं। ओके, क्या करने जा रहे हैं कि भाई आपने जो फेड के ऑफिस में जो रिनोवेशन करवाया था, ऑफिस में, उनके घर में भी नहीं, वो बजट से ज़्यादा करवा दिया। तो कोई भी बेस बनाकर उन पर एक्शन हो सकता है, ले लिया जाए। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। तो डेटा अगर आप देखेंगे इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि रेट कट्स अगले एक क्वार्टर में होंगे, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से रूल आउट भी नहीं कर सकते। अब अगर रेट कट्स हो गए
तो क्या एफआईआई इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाएंगे और इंडियन मार्केट में भी पैसा राउट करने लगेंगे? मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सेस पैसा आ गया तो क्या आप कहीं पर भी पैसा लगा लोगे? इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बनी हुई है ना, टैरिफ्स पे 50% लगा हुआ है। तो ये फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप इकॉनमी के परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे दिख रहा है। साथ ही ये सारी चीज़ें तो हमें भी पता है ना। तो कल तक भी आप देखिए तो एफआईआई की सेलिंग की फिगर आ रही थी। आज का डेटा मैंने अभी चेक नहीं किया है। डेरिवेटिव मार्केट्स में भी उनकी लगातार सेल की फिगर बनी हुई है, बढ़ रही हैं। तो कहीं से भी ऐसे इंडिकेशंस तो नहीं लग रहे हैं कि रेट कट होगा, और होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब हम इंडिया के इंटरनल रेट कट्स की बात करते हैं। तो अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखेंगे ना, वहाँ पर यील्ड 4 महीने हाई पर है। तो ये क्लियर बता रहा है कि रेट कट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट सारे फैक्टर्स को स्टडी करता है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम रशियन ऑयल छोड़ के दूसरे जगह से ऑयल खरीदना शुरू करें, गल्फ या अमेरिका से, तो हमारा इंपोर्ट का बिल करीब $12 बिलियन का बढ़ जाएगा। ओके, ये क्लियर कट हमारी करेंसी पर प्रेशर डालेगा और इसी वजह से हमारी करेंसी और भी वीक हो रही है। तो एक रूल माना जाता है कि अगर $1 क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो करीब हमारा $1 बिलियन का जो फॉरेन करेंसी एक्सपेंस बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए ये फैक्टर्स की वजह से बहुत मुश्किल है कि हमारे यहाँ पर रेट कट्स इतनी जल्दी होने वाले। जब तक ये अनसर्टेनिटी से हम नहीं निकलते हैं, मेजर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, तो इसकी संभावना नहीं है कि अगले एक क्वार्टर तक रेट कट्स होगा। कम से कम बॉन्ड मार्केट तो यही बोल रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में चांसेस कम है कि यूएस में रेट कट होगा, और अगर रेट कट वहाँ हो भी गया तो इंडिया में रेट कट होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हमें रीड नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं कि रशिया के साथ डील में क्या होता है, क्या हमें ऑयल से एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, हमारे जो यूएस के साथ क्या होता है, क्या टैरिफ्स में कोई किसी तरीके की छूट हमें मिल जाती है। तो ये फैक्टर्स ज़्यादा काम करेंगे। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और ये सब के चक्कर में बुलिश बनना पसंद नहीं करूँगा। सर, ये एफआईआईज इतना सेलिंग कर क्यों रहे हैं लगातार, और ये सब पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहा? एफआईआई की अगर आप कैश मार्केट में सिचुएशन देखेंगे, सो मार्च से उन्होंने बाइंग करनी शुरू की थी, मार्च से जून। इस दौरान अगर आप देखिए तो करीब 38,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। ओके, तो जुलाई में से वो सेलिंग करना शुरू कर दिए, तो करीब 17,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी। ओके, और अगस्त में अभी 7 ही दिन हुए हैं, 7-8 दिन ही हुए हैं, उन्होंने जितना जुलाई में सेलिंग की थी उतनी कर दी। तो जो मार्च और जून में 2 महीने में, 3 महीने में जो बाइंग की थी 38,000 करोड़ का, लगभग उतना 35,000 करोड़ की उन्होंने जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक में ही सेलिंग कर दी। वो पूरा नेगेट हो गया। और आप कितना भी कह लो डीआईआई खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, जब एफआईआई खरीदते हैं तभी मार्केट चढ़ता है, जब एफआईआई बेचते हैं तो मार्केट गिरता है। ओके, तो एफआईआई के साथ ही मार्केट चलेंगे। जब तक एफआईआई बाइंग नहीं करेंगे तब तक मार्केट में सुधार होने वाला नहीं है। अब इनके डेरिवेटिव मार्केट्स में देखें, वहाँ भी ये लगातार पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। ओके, कल तक का डेटा अगर आप देखें 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इनके इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट हैं। आज का डेटा अभी नहीं आया है, और कोई मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ड्रामेटिक चेंज वहाँ पर हुआ होगा पोजीशंस को कट करने के लिए। तो ये सिचुएशन ये है कि एफआईआईज़ को लग रहा है कि एक तो इंडिया की कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो क्यों हम इस बाज़ार में पैसा लगाएं। हमें ध्यान में रखना है कि हमारे कंपटीटर्स सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं। ब्राज़ील भी उसमें आता है, चाइना भी आता है, ताइवान भी आता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ क्यों नहीं पैसा जाएगा। आप देखिए, चाइना इंडिया को आप कंपेयर करिए, उनका साइज़ बड़ा है,
वहाँ पे टैरिफ्स नहीं लगे हैं, हमारे यहाँ 50% टैरिफ लगे हैं, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, पैसा कहाँ जाना चाहिए? तो वही खेल चल रहा है जब तक हम अपनी इकॉनमी की प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करेंगे और टैरिफ के फ्रंट पे हम कुछ ब्रेक थ्रू नहीं निकालेंगे, तब तक ये सेलिंग मुझे लगता है कि रुकना मुश्किल है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर, आज आपका फेवरेट सेक्टर का एक स्टॉक ने 8% का छलांग लगाया है। पहले तो ये बताइए कि कौन सा स्टॉक है वो, और दूसरा ये कि इस जंप के पीछे क्या रीज़न है? आई गेस अपोलो हॉस्पिटल की बात शायद यहाँ पे आप कर रहे हैं। हाँ सर। तो अपोलो हॉस्पिटल का ये हमारा काफ़ी अच्छा फेवरेट स्टॉक रहा है। हमने 2021 के पोर्टफोलियो में ऐड किया था, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। और इसमें एक तो खबर क्या आई कि मैंने मेंबरशिप में एक वीडियो भी डाला, उसमें शेयर किया कि अपोलो हॉस्पिटल में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है। दूसरा, इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट में 43% का राइज देखने को मिला और रेवेन्यू में 15% का राइज देखने को मिला। ओके, ये आसान नहीं था अपोलो हॉस्पिटल के लिए। अगर आप देखिए तो जो बांग्लादेश में टर्मोइल हुआ तो बांग्लादेश से काफ़ी पेशेंट्स अपोलो में आते हैं। ओके, इनफैक्ट जो उनके ईस्टर्न रीजन में जो हॉस्पिटल्स हैं कोलकाता वगैरह में, उनका मेजर बिजनेस तो उन्हीं बांग्लादेशी पेशेंट्स की वजह से आता है। तो वहाँ पे डिप आया तो कंपनी को इसकी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन वो रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिए जो उनकी बेड की ऑक्यूपेंसी है उसमें भी 3-4% का डाउन ही देखने को मिला। इसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। और अगर हम इनके एक्सपेंशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा इन्होंने प्लान बना रखा है। तो अगले 5 साल में ये करीब 4,300 बेड्स ऐड करने वाले हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को ऑल ओवर इंडिया बना रहे हैं। ओके, और करीब 7,500 करोड़ इन्होंने कैपेक्स का प्लान कर रखा है, जिसको यूज़ करके ये अपने एक्सपेंशन करेंगे। तो ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनानी है तो कोई ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप में पैसा लगाना है कि ज़ोमैटो, स्विगी, गूगल, अमेज़ॉन इसी में मैं पैसा लगा कर ही पैसा कमाऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसी कंपनीज से भी मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सकते हैं जो प्रॉफिट भी बना रही हैं और प्रोफेशनली मैनेज्ड भी हैं और बड़ी भी हैं। ओके, लेकिन आपने परफॉर्मेंस तो देख लिया कंपनी का, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप किस प्राइस पर खरीद रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप पेशेंटली सही प्राइस पर खरीदेंगे ना, तभी आपकी वेल्थ बनेगी मार्केट में।
अगर आप ऑल टाइम हाई पे एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस पर खरीदेंगे तो आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब इन अच्छी कंपनीज़ का एक आध क्वार्टर रिजल्ट खराब आता है कि आपने 5 साल से आप ग्रो कर रहे हैं, 5 साल से आप प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक क्वार्टर आपका खराब आ गया, दरअसल तभी अपॉर्चुनिटी बनती है उस स्टॉक में घुसने की। क्यों? क्योंकि लोगों को उतनी समझ नहीं होती है, इमोशंस में आकर वो बेचते हैं, प्राइजेस क्रैश होते हैं, आपको सस्ते दरों पर प्राइस मिलता है। तो ये काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं इस स्टॉक के परफॉर्मेंस से। तो इस तरीके की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। सर कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल, इज द करेंट निफ्टी वैल्यूएशन रीजनेबल बाय फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म, मतलब 5 years पर्सपेक्टिव? ओके, देखिए मार्केट में एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ओके, जब भी आप हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीदते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे सब खरीद रहे हैं मैंने भी खरीद लिया। आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक अच्छे रिटर्न्स भी दिखेंगे। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए आप अगर पोजीशन बना रहे हैं तो आपके रिटर्न्स फिर डिमिनिश होते जाएंगे। ओके, 5 ईयर का CAGR निकालेंगे, हो सकता है FD का रिटर्न आए। आपने अगर अच्छी कंपनी में लगाया है तो शायद लॉस नहीं होगा आपको, लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखेंगे अरे यार ये तो FD वाला ही रिटर्न आया, उसी से आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा अनटिल अनलेस स्टॉक में कोई एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ जाए। ओके, तो हाई वैल्यूएशंस पर जब आप लगाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं, आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। ओके, तो इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें, क्या हम हाई वैल्यूएशंस पर हैं? ओके, अब अगर आप निफ्टी का ग्रोथ देखेंगे तो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशंस हम 21, 22 पी दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीप है। अभी भी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7% ही नीचे हैं। ओके, सो वी कैन नॉट से कि हम चीप वैल्यूएशंस पर हैं, हम हाई वैल्यूएशंस पर हैं। और इस वक्त अगर आप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जिनमें अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है उसमें बहुत सोच समझ के लगाना है। ओके, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे। ओके, तो आपने अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए, बिजनेस अच्छा है, सेल्स अच्छा है, अर्निंग्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी बना रही है। ओके, उन स्टॉक्स को आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे, वो सस्ते तो मिलेंगे नहीं, अभी भी हाई वैल्यूएशन पर मिलेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर टिका हुआ है। तो हमें करना क्या है, हम एक चंक खरीदेंगे, प्रोबेबली 1/3 या 20%, 30% हम अपना कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। देन इफ द मार्केट फॉल्स, और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अभी भी हम काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है, 8-10% का ही, 15% का ही करेक्शन मैक्सिमम देखने को मिला है। तो हमें करेक्शन का वेट करना है। जब आपका स्टॉक गिरेगा, गिरेगा मतलब 3-4% नहीं, जब 20%, 25% गिरेगा, देन यू बाय द नेक्स्ट लॉट। मैं हमेशा आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि अगर आप हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक को खरीद रहे हैं, बेशक खरीदें, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर 50% फॉल इन केस ऑफ ब्लू चिप्स एंड 70-80% फॉल इन केस ऑफ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो क्या आप उस लेवल पर खरीदारी करने के लिए तैयार हैं? आप देखिए, मैंने अभी शेयर किया आपके साथ, टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक में 40% की गिरावट हो गई। ओके, ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिलेंगे, तो हमें उस तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आ रहा है कि NSDL कैसा शेयर है? देखो, इसका काफ़ी शोर मच रहा है क्योंकि आई थिंक इनकी 800 रुपये का IPO का प्राइस था और करीब लिस्टिंग भी करीब उससे ज़्यादा हुई और उसके बाद वापस से ऊपर चढ़ के 1400 रुपीज़ तक चल गए। देखिए, इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं ना, और इसमें इस तरीके की रैली आती है खास करके IPO के बाद, तो वो रिटेल को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है। और हम जानते हैं कि रिटेल इससे इन्फ्लुएंस हुआ है। सब अपने सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं, अरे मुझे एलोकेट नहीं हुआ,
और एक काश मैं इसमें लगा लेता, इस तरीके की रिग्रेट की फीलिंग हो रही है। जब ऐसी रिग्रेट की फीलिंग आती है तो लोग और ज़्यादा प्राइस पर खरीदते हैं। आज उसमें फॉल भी देखने को मिला, आई थिंक 7-8% का फॉल देखने को मिला। तो इसके फंडामेंटल्स मैंने थोड़े चेक किए और अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट देखूं, देखो ये स्टॉक 21-22 तक अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिखाया, फिर ग्रोथ में डिप आया। पिछले 3 सालों से थोड़ा मार्जिनल ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ओके, तो ऐसे में अगर हम इसके 3 साल के ही ग्रोथ रेट ले लें कि भाई इसी रेट से ग्रो करेगा, तो भी इसकी वैल्यू मैं 820-830 रुपये से ज़्यादा की नहीं देख रहा हूँ। ओके, अब ध्यान रहे कि 820-830 जो उसके वैल्यूएशंस का बैंड है उसके हायर एंड पे है। अगर आप 820 पे भी लेते हैं ना, देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो अगर आप इसमें लेना है, मेरे को ये सेक्टर पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भी इस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं, और स्टॉक मार्केट्स में जिस दिन बड़ी फॉल आ गई ना, ये सब सेक्टर ठप हो जाएंगे, इनका बिजनेस में भी फॉल देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको इसमें लेना है तो वेट फॉर योर लेवल्स, इम्पेशेंट नहीं होना। अगर इम्पेशेंट होंगे तो फिर वही कहानी होगी, जैसे कई हमने बड़े बड़े आईपीओस देखे ना, लिस्टिंग ज़बरदस्त, उसके बाद रैली, और उसके बाद टक 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 50% का फॉल। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा संभल कर इस स्टॉक में हमें रहना है। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? नहीं, देखिए आज का जो डेटा है ना, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। देखिए ये 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे को ज़्यादा सिग्निफिकेंस कोई रखता नहीं है, वो ज़्यादा उसके मायने नहीं है। आज का डेटा अगर हम देखें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आईवी थोड़ा, कॉल का आईवी बढ़ गया, पुट का गिर गया, विक्स थोड़ा गिर गया, सब मार्जिनल उसमें हमें सिचुएशन दिख रही है। जो चीज़ नोट करने वाली है कि पहला, आज मार्केट ग्रीन में रहा, सारा दिन ग्रीन में रहा, लेकिन निफ्टी के OI एडिशंस नहीं हुए हैं, विच इज़ अ बिग नेगेटिव। अगर एक इंडिकेशन होता कि यहाँ से ये रिकवरी कंटिन्यू करेगी तो डेफिनेटली पोजीशंस बनती हुई दिखती। एक्चुअली पोजीशंस तो कट हुई हैं करंट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा बहुत एडिशंस हुआ है, तो पहला तो ये नेगेटिव साइन है। दूसरा जो चीज़ है कि टर्नओवर, वंस अगेन आज का टर्नओवर थोड़ा कम था, 87,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता तो भी मैं ये उम्मीद लगाता कि नहीं, स्ट्रॉन्ग हैंड जो है बड़े बाइंग कर रहे हैं। ओके, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखिए ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, करीब 1700 स्टॉक्स अप रहे, 1300 स्टॉक्स करीब करीब डाउन रहे। ओके, वहाँ पर भी कुछ मैजिकल नहीं। अगर मैं सेक्टर्स को देखूँ तो आज सेक्टर के परफॉर्मेंस में किसने तीर मारा, तो ऑटो सेक्टर ने और हेल्थ केयर एंड फार्मा। अपोलो के रिजल्ट्स आए अच्छे, तो ये होप दे रहा है कि इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। भाई जैसे जैसे इकॉनमी ख़राब होगी, लोग ज़्यादा बीमार होंगे, उनको ज़्यादा टेंशन होगी, तो डायबिटीज़, शुगर, BP, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो इनका बिजनेस तो चलेगा ही। तो ये जो सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हमें मार्केट ऊपर जाते हुए दिखे। अगर आप बैंक्स को भी आज देखेंगे ना, बड़े बैंक्स को अगर आप देखेंगे, वो भी आज रेड में रहे इतनी तेज़ी के बावजूद। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें रीड नहीं कर रहा हूँ। हमारा स्टैंड लेवल वही है कि हमें इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेना है। मार्केट हो सकता है कल भी ग्रीन में खुले, थोड़ा और ऊपर जाएं, जो फैक्टर्स मैंने शेयर किए उसकी वजह से, लेकिन हमें लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि जो फॉल होगा ना वो सडन होगा और आपको निकलने का मौका नहीं देगा। लेवल में कोई बदलाव नहीं है। सो 24,360 वो लेवल का हम वेट करेंगे, जैसे ही नीचे आएगा हम शॉर्ट करेंगे। फिलहाल के लिए यही लेवल है, अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा।